आज प्रदेश के अंदर पटवारी कानगो जो संघ है वो हड़ताल पे है, स्ट्राइक पे है। और स्ट्राइक पे जाने के कारण जो है वो आम जनता जो प्रभावित हो रही है उसका सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जनता दिक्कतें उठाए, समस्याओं का सामना करे, लेकिन प्रदेश की सरकार के कान पर एक जूं तक नहीं रेंगती है। और अभी तक वो जो पटवारी कानगो संघ है उनके नुमाइंदों से सरकार ने बात भी नहीं की है। पीछे एक विषय जब हमने इस तरीके का छेड़ा तो फिर उसमें कुछ कमेंट आए थे, तो उन कमेंटों को मैं जब देख रहा था तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें थोड़ी सी सामने आई थी। उसके ऊपर मैं आज आपके साथ थोड़ा बात करूंगा कि मैंने जब आप के माध्यम से आम जनता को बताया कि 1 रुपये से 10 रुपये तक की जो शुल्क, जहाँ पे म्यूटेशन, मैं सिर्फ म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, जो एक पटवारी म्यूटेशन अपने रजिस्टर के अंदर एंटर करता है, उसका जो शुल्क था उस शुल्क की ही मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। जो पहले वो शुल्क था 1 रुपये से 10 रुपये लिया जाता था। उस शुल्क में जो अब जो बदलाव किया गया वो सेल डीड में 100 रुपये से 500 रुपये, और जो अंडर सेक्शन 118 की जो रजिस्ट्रियाँ होंगी उनमें जो है वो 50,000 से 5,000 से लेके 10,000 तक का जो है वो शुल्क वसूला जा रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं जी ये 20% बढ़ा, तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा आज इस आप लोगों के माध्यम से मैं ये करेक्ट करना चाहता हूँ कि वो कितना परसेंट बढ़ा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर एक सेल डीड पहले 1 रुपये में होती थी और आज वो 100 रुपये में हो रही है, तो 1 का 2 मतलब 100%। तो अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 रुपये का इंटू 100 हुआ 10,000%, और अगर 500 हुआ तो 50,000%। तो मतलब सरकार ने जो शुल्क बढ़ाया, अगर 100 और 500 रुपये का हम कैलकुलेट करें तो 10,000 से लेके 50,000% तक की बढ़ोतरी एक शुल्क में की है। और इसी तरीके से अगर अंडर सेक्शन 118 की जहाँ पे 1 से 10 रुपये लगती थी, अब वहाँ पर 5,000 से 10,000 रुपया अगर बढ़ी है, तो आप देखो कि शुल्क कितना बड़ा है। लगभग 5 लाख से लेके 50, इससे लेके कितना शुल्क कितने प्रतिशत बढ़ गया। एक तरफ सरकार जो है वो 10,000 से लेके 50,000 की वृद्धि जो है वो शुल्कों के अंदर कर रही है। दूसरी तरफ जो पेंशनर हैं उनको पेंशन नहीं दे रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा नहीं लग रहा है। तो जनता भैया आपको ये शुल्क दे तो दे, कहाँ क्यों दे। दूसरी बात कि शुल्क बढ़ाने के आपके मापदंड हैं क्या, किन मापदंडों को अपनाते हुए ये आपने कैलकुलेशन की, एनालिसिस किया, किस आधार पर इन सारी चीज़ों को आपने रखा, वो आज दिन तक आम जनता को पता नहीं है। तो ये तो छोटी सी एक मैं बात बता रहा था आपको कि जो पैसे की बढ़ोतरी हुई है वो। अब दूसरा प्रश्न ये आ रहा है कि ये जो धरने पर बैठे लोग हैं, जो पटवारी कानगो हैं, ये हैं कौन। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय और राजस्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं, ये भाई आप ही के कार्यकर्ता हैं, आप ही से जुड़े हुए लोग हैं, और आप ही लोग उनकी बात को सुनना पसंद नहीं कर रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं धर्मशाला का दूंगा। मेरे एक भाई साहब हैं, मेरे इमीडिएट पड़ोसी हैं, देवेंद्र जग्गी जी। उन्होंने यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस से, चलो हार गए, हार जीत चली रहती है, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अब समस्या ये है कि उनके भाई वीरेंद्र जग्गी जी वो कानगो हैं, वो पिछले 10 दिनों से हड़ताल पे हैं, और वो भी आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन उनकी बात को कौन सुनेगा। बेचारे उनके जो भाई हैं वो भी शायद आपसे इस विषय में बात करने से पता नहीं गुरेज करते हैं कि उनकी जो वास्तविक स्थिति है उनको बताने से भी परहेज करते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, अगर आपका एक भाई अगर आपकी बात नहीं रख सकता है तो आपका दूसरा भाई बात को रखेगा और आपकी स्थिति को स्पष्ट करेगा। पर प्रश्न ये है कि भाई जिनको आपने चुना
जिनको वास्तविकता जो है वो सरकार को बतानी चाहिए, अगर वो कार्यकर्ता मौन रहेंगे, वो वास्तविकता नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? सरकार को कैसे पता लगेगा? तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जो है वो लैग कर रही है और उसके पास जो जानकारी है वो सही जानकारी नहीं जा रही है। तो आज जो एक बड़ा विषय जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, सबसे पहले विषय मैं लेके आया हूँ जो कंडीशन है, जो एक पटवार सर्कल के अंदर जो है वो क्या क्या कंडीशंस हैं और किस प्रकार की कंडीशनों का सामना एक पटवारी कर रहा है, तो आज मैं आपको वो थोड़ा सा बताना चाह रहा था। मैं आपको नूरपुर 2 जो पटवार सर्कल है, नूरपुर 2, उसके बारे में थोड़ा सा आंकड़ा जो है मैं 2-3 पटवार खानों की चर्चा आपसे करूंगा ताकि वो आपको समझ आ सके, विषय समझ आ सके। एक पटवार खाने में ज़्यादा से ज़्यादा 4000 से लेके 4200-4300 तक खसरा नंबर एक पटवार वृत्त में होते हैं। अब मैं जो आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं वो है नूरपुर पटवार खाना, जहां पर 14,500 खसरा नंबर हैं और जिसमें 3 पंचायतें खैरियां, मिंजगरा, कुलान और जो एमसी के 9 वार्ड हैं नगर परिषद के वहाँ के, वो उस पटवारी भाई साहब के पास हैं। इसी तरह जो आपका छतरौली पटवार सर्कल है उसमें 6 पंचायतें हैं, छतरौली, जसूर, भलेटा, बासा, ग्योरा और कमनाड़ा। इसी तरीके से अगर हम आगे जाएं तो एक पटवार सर्कल पड़ता है भडवार। उस पटवार सर्कल में 23 गांव हैं, जिसमें वर्तमान में अभी 3 पंचायतें हैं, एक खेल, भडवार और टीका नगरोटा, और जिसके अंदर 5 ऐसे गांव हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं जिनका काम जो है पटवारी को देखना पड़ता है। अब इनमें से जो एक बड़ी मज़ेदार बात है कि सरकार जो है 1500 नई पंचायतों का सृजन कर रही है और ये जो खेल और भडवार पंचायतें, इनकी भी 2 पंचायतें जो हैं वो बनने की प्रक्रिया में चली हुई हैं। इसी तरह पटवार सर्कल बरंडा आता है जिसमें 10,208 खसरा हैं, जिसमें पंचायत बरंडा, कंडवाल और पक्का ट्याला शामिल हैं। इसी तरह हमारा यहाँ मैकलोडगंज है। मैकलोडगंज पटवार सर्कल में लगभग 16,000 खसरा नंबर हैं। अब आप एक तरफ परिस्थिति को समझिए कि एक पटवार वृत्त, उस पटवार वृत्त के अंदर 6-6 पंचायतें, 5-5 पंचायतें और पूरा नगर परिषद। अब आप बताइए कि जो एक पंचायत है उसके पास कितना स्टाफ होता है, नगर परिषद के पास कितना स्टाफ होता है, उनके पास असेट्स कितने होते हैं, आप आंकलन करिए। और उसके बिल्कुल बराबर एक अकेला पटवारी जिसके पास ना चपड़ासी, ना इतला करने के लिए सहायक, ना ढंग का पटवार खाना। अब वो 16,000 लोगों को जो है, खसरों को जो है वो देख रहा है, और उन 16,000 खसरों को देखते देखते अगर हम आज की डेट में कल्पना करें तो जो अभी यह बोधऋणी पंचायत बनी है, उस पंचायत में लगभग जो है वो 32,000 के आसपास जो है वो टोटल खसरे हैं। अभी नई चचिया पंचायत बन गई, उसमें लगभग 40,000 के आसपास खसरा नंबर हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पटवारी, जो लोगों की एक कंप्लेंट आती है कि पटवारी जी मिलते नहीं हैं, पटवारी बोलते हैं जी आज नहीं कल मिलना, कल नहीं परसों मिलना, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक पटवार सर्कल में 16,000 खसरा नंबर, 6-6 पंचायतों का वर्कलोड, पंचायतें आप और बना रहे हैं, उनको सुविधाएं और दे रहे हैं, लेकिन एक पटवार खाना आपसे ठीक से बनाया नहीं जा रहा है। एक पटवार खाने के अंदर आपसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। तो ये मोटा मोटा जो लोग कहते हैं कि जी पटवारी जो हैं वो मिलते नहीं हैं, पटवारी जो हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण ये था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा बात वो जो उस मैं देख रहा नीचे कमेंटों में, तो एक कमेंटों में बड़ी अच्छी एक और बात निकल रही थी। बोला जी पटवारी जो होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, करप्ट होते हैं। अच्छा, उनको करप्ट बनाने वाला कौन है भाई? कौन बना रहा है करप्ट?
और अगर ये डिपार्टमेंट भ्रष्ट है तो इस डिपार्टमेंट को बंद कर दो। आपको लगता है कि ये भ्रष्ट है तो इसको क्या डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार बोलने से या भ्रष्ट बोलने से किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाना चाहिए? अब ऐसे तो मैं कहूं कि मैंने डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट फाइल करके रखी है जो 1 महीने से पेंडिंग है, एसपी उसको सुपरविजन कर रही है, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो क्या ये सारे अधिकारी भ्रष्टाचारियों की श्रेणी में आ रहे हैं? पीडब्ल्यूडी के अंदर बिना जो टेंडर जो लगाए जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर, तो वहां पे जो टेंडर है काम हो चुके हैं, टेंडर लग रहे हैं, तो क्या वो सभ्य लोग हैं? क्या वो भ्रष्टाचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं? और क्या हम लोग ये माने कि अगर एक अधिकारी ऐसा कर रहा है तो सारे अधिकारी वैसे होंगे, सारे डीसी वैसे, सारे एसपी वैसे, सारे सेक्रेटरी वैसे, सारे क्लर्क वैसे? एक भी एमएलए ऐसे अपनी ना सीने पे हाथ रख के अपने मन से पूछे क्या वो करप्ट है कि नहीं है? वो जितने चमचे उनके आगे पीछे घूमते हैं, उछल कूद करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, क्या वो लोग अनड्यू एडवांटेज उन पॉलिटिकल लोगों का लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? क्या वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? लेकिन बात यह है कि हम तो ठीक हैं, भ्रष्टाचारी कौन? पटवारी है, जिसको कोई सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, देखेगा नहीं, उसको पूछेगा कोई नहीं, उसकी समस्या क्या है, दिक्कत क्या है। तो मैं तो इस बात में एक बड़ा स्पष्ट सा रखता हूं, मेरी नज़र में सारे अधिकारी कर्मचारी ईमानदार हैं। जो काम चोर है, काम नहीं कर रहा है, उसके लिए एक मैकेनिज्म बना है। आपके पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, आपके पास विजिलेंस है, आपके पास पुलिस है, आपके पास और कई तंत्र हैं जिनके माध्यम से जो है आप उनके ऊपर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उनको भ्रष्टाचारी बनाने में सहयोग करने वाले जो लोग हैं, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? जो उनको पैसे देते हैं, जो उनसे अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। और एक पटवारी अनड्यू एडवांटेज क्यों करता है? क्योंकि उसका जो मेन काम है वो उस काम को तो कर ही नहीं पाता है। और जब एक अधिकारी बोलता है भैया तूने ये गलत काम नहीं किया, तो भैया मैं तो तेरी एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा, तेरे को वहां सस्पेंड करूंगा, हो सकता है तेरी जॉब चली जाए। तो ऐसी परिस्थिति अगर किसी पटवारी के आगे आए तो बताइए उस पटवारी को क्या करना चाहिए? तो ये बहुत से ऐसे विषय हैं जब लगता है कि जो चीज़ होनी चाहिए उन चीज़ों के ऊपर जो है वो कार्रवाई होती नहीं है और तरह तरह की बातें जो हैं वो लोग करते हैं। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ चली है उस कि भैया डिस्ट्रिक्ट कैडर और स्टेट कैडर। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बड़ा स्पष्टता से बोलना चाहता हूं कि सरकार ने जिन भी कैडर को, डिस्ट्रिक्ट कैडर को स्टेट कैडर किया है, वो सरकार का बहुत गलत निर्णय है जिसका हम विरोध करते हैं। और क्यों विरोध करते हैं उसका एक कारण है। स्टेट कैडर जब बना, डिस्ट्रिक्ट कैडर जब बनता है, तो डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं वो स्पेसिफिक उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए होती हैं। अब सपोज कर लिए एक व्यक्ति चंबा में बैठा है जो इंटीरियर तीसा, महला, पांगी या कहीं और इंटीरियर से जो है वो आता है, उसके पास सुविधाएं नहीं है। और एक व्यक्ति शिमला की राजधानी में बैठा है, एक मान लो धर्मशाला में बैठा है, एक हमीरपुर में बैठा है, एक सोलन में बैठा है, और वो अच्छे फैसिलिटी उनके पास है। तो जब स्टेट कैडर निकलेगा तो वो सारी की सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं वो उन लोगों के हाथ में होगी जिनके पास फैसिलिटी है, और ऐसे पॉलिटिशियनों के हाथ में भी होगी। जैसे सुनने में आया था एक बार महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने पता नहीं कितनी हजारों की भर्तियां एक ही कंस्टिट्यूंसी से कर दी थी, वो बड़ा एक विवाद बना था। अगर ऐसा एक नेता आ गया और ये सारी पोस्टें स्टेट कैडर हो गई तो क्या पता कोई एक नेता ही भर दे इन सारी सीटों को, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले क्या मुंह देखेंगे? ऐसे कम से कम इतना तो होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग ही उसके लिए जो है एलिजिबल हैं। तो ऐसे में जो चंबा का व्यक्ति जो compete नहीं कर सकता, इंटीरियर में बैठे हुए जो लोग हैं जो compete नहीं कर सकते हैं उस उनके लेवल के बराबर, तो उनको जो उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी का एक जो मौका होगा उनको वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा।
तो मेरा तो मानना ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर रहना ही चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कैडर के अनुसार जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा लोगों को मिलनी चाहिए। और ये सरकार का जो निर्णय ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है और मुझे लगता है कि इसका जो है वो विरोध जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, विपक्षी दल जो है उसने भी किया है। उसने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्टेट कैडर को जो है दोबारा से डिस्ट्रिक्ट कैडर बना देंगे। तो ऐसे में मुझे बताइए कि अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अगर इसको बना भी देते हैं तो उनको कौन सा लाभ होने वाला है? दूसरी सरकार आएगी वो तो उसको वापस डिस्ट्रिक्ट कैडर करने वाली है। तो आपके इस निर्णय का क्या होगा? और ये ज़बरदस्ती जनता के ऊपर ये निर्णय थोप के आप बताना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? बड़ा मतलब एक कई बार हंसी वाला विषय आ जाता है। ये किस प्रकार से लूट रहे हैं जी? मेरी कंस्टिट्यूंसियां अगर अभी 68 है हिमाचल प्रदेश की तो 98 होनी चाहिए, 100 हो जानी चाहिए, 108 हो जानी चाहिए कंस्टिट्यूंसियां। जहां पे एसपी जो है अगर एक बैठ रहा है वहां 6 एसपी बैठ जाने चाहिए। जहां पे डीसी की एक पोस्ट है वहां 4 डीसी और बैठ जाने चाहिए। लेकिन कुल मिला के अगर एक पटवार खाने के अगर 2 पटवार खाने बनने तो वो नहीं बनने चाहिए। अगर नीचे अगर एसपी बनाए हैं तो उसके नीचे अगर 10 और नई भर्तियां जो हैं वो एम्प्लॉइज़ की होनी चाहिए, तो वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे मैं सुन रहा था केवल सिंह पठानिया जी ने अपनी कंस्टिट्यूंसी में बोला कि शाहपुर में डीएसपी बैठेंगे जी, डीएसपी की पोस्ट क्रिएट होगी, डीएसपी साहब बैठेंगे, बहुत बढ़िया बात। लेकिन डीएसपी साहब के नीचे स्टाफ कितना है उसकी चिंता की? आपको डीसी चाहिए, डीसी के नीचे स्टाफ है कि नहीं है उसकी चिंता हुई कभी? तो ये जो ऊपर हायर रैंक पर जो बैठे हुए ऑफिशियल हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं और अपने उलूक को जो है वो सीधा कर रहे हैं। अब आप बताइए कि एक जगह 10,000% से लेके 50,000% फीस की वृद्धि कर दी, उसके लिए क्या पैमाना था? और मैं बोलता हूं कि ऐसे ऐसे शूरवीर जो सचिव हैं और बाकी हैं ना, उन लोगों को एक उनके लिए भी अवार्ड होना चाहिए और उस अवार्ड का नाम होना चाहिए घनचक्कर अवार्ड। उनको ऐसा घनचक्कर अवार्ड जो है वो देना चाहिए कि भैया आप बहुत अच्छा जो है जाल बुनते हैं, भ्रम पैदा करते हैं लोगों के बीच में और आपकी तो मर्यादा कोई नहीं है। एक तरफ आपसे जो है पेंशनों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ 10-10 हज़ार की वृद्धि और विपक्ष उसको उठाने में विफल रह रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता जो है अब खुद ही मन बना रही है सड़कों पे उतरने का। और आज भी हम यही कहेंगे जो प्रदेश सरकार है कि भैया आप जो है अपने निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करें और जो निर्णय नहीं है लोगों के हित में उसको ज़बरदस्ती ना थोपें और जो उनकी जायज़ मांगे हैं उन मांगों के ऊपर आपको जो है पुनर्विचार करना चाहिए। इस संदर्भ में हमने कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करने का प्रयास किया है, तो जैसे वो जानकारियाँ आएंगी वो भी शेयर करेंगी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बारे में मैं इन कर्मचारी नेताओं को कहना चाहता हूं कि भाई इनकी बात को सीरियसली मत लेना, ये कभी सच नहीं बोल सकते। ये जो व्यक्ति धर्मशाला की जनता के बीच में आके धर्मशाला के मंच से बोलता है कि मैं 30 करोड़ रुपया 2 तारीख को जमा कराने वाला हूं, आज 2 साल हो गए आज तक वो पैसा जमा नहीं हुआ, तो जो ये बात बोलने वाले हैं उनकी बात पे विश्वास करना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि ये सरकार, ये मुख्यमंत्री, ये कैबिनेट अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं। इसलिए इनके ऊपर जो है अब जनता विश्वास नहीं करती है, ना इनके वादों पे ना इनके दावों पे। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था।